गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, पहले हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड से समझते हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि सपोज मैंने कोई मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट के मालूम है हमें नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इमेजिनरी लाइन जिसे हम लोग कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती हैं और हम कुछ इसका डायग्राम इस तरह से शेप बनाते हैं। हमने क्या चीज पढ़ी? अब हम लोग अगर देखें कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई आयरन नेल है, अगर आयरन के ऑब्जेक्ट को मैं कहीं लेके आता हूं तो मैं देखता हूं कि वो कहीं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये बात हमें अच्छे से मालूम है कि फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर ये कोई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर, जो फोर्स जो उसको अपनी डायरेक्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे एक स्मॉल मैग्नेट को लेके चला जाऊं और वो मैग्नेट को मैंने अगर सपोज यहां पे रखा, तो वो फोर्स हो सकता है कि इधर रिपल्जन फोर्स हो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करना किसी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं मैग्नेट के पास में उसको लेके आ रहा हूं तो हम लोग कह रहे हैं कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। रीजन, तो हमने क्या किया, इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ इमेजिनरी लाइंस होंगी। हो सकता है कि जो इस ऑब्जेक्ट से जो मैं इसकी फील्ड में लेके आया हूं वो जाके उससे एसोसिएट हो रही होंगी, उससे मिल रही होंगी और वो उसको धक्का दे रही होंगी, या तो अपनी तरफ खींच रही होंगी। अगर मैग्नेट होगा तो या तो रिपल्जन फोर्स क्रिएट कर रही होंगी या फिर अट्रैक्टिव फोर्स कर रही होंगी। अब मैंने दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करी कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं बदल देता हूं, चेंज कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा? मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को सपोज यहां पे लेके आया तो मैंने देखा ये फोर्स चेंज हो गया, ये ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से इस मैग्नेट की तरफ भागने लगा। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एक रीजन है, एक स्पेस है जहां पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस जगह पे लाके रखता हूं और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा और वो डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे मेरा आयरन ऑब्जेक्ट से है। दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं लोकेशन बदल देता हूं तो वो फोर्स भी बदल जाता है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये बताती है मुझे कि कितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। अब ऐसे ही मैंने ये बोला, अब मैं इसको अपने चैप्टर की तरफ आता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती है? जब मैंने बोला कि सपोज मैंने कोई चार्ज को यहां पे रख दिया, चार्ज को यहां पे रखा, मैंने देखा कि ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मेरे को भी फिर वापस से मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको कैसे बोला कि इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये चार्ज Q0, ये Q0 चार्ज कैसा है? इसे मैं बोल रहा हूं एक टेस्ट चार्ज। जब भी हम लोगों को किसी चीज के ऊपर टेस्ट करना होता है, कोई चीज, तो हम लोग हमेशा उसको बल्क में नहीं लेते, कोई बड़ा अमाउंट नहीं लेते, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं लेते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड से उसको टेस्ट करके देखते हैं। वो टेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर हम लोग उसको लार्ज अमाउंट में करते हैं। तो सेम ऐसे ही जब मैं किसी चीज को टेस्ट कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स को टेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस चार्ज को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, और जो चार्ज है वो मैंने इसको माना है कि वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लोकेशन, कोई रीजन ऐसा है जहां पे ये ऑब्जेक्ट मेरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैं को ये डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ कि एक इमेजिनरी लाइंस जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को पे फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकती है। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी क्या बोले कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन आल्सो। लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि
मेरे चार्ज पार्टिकल की लोकेशन क्या है वो डिपेंड करता है, ऐसे कहें कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अगर मैं लोकेशन अगर उसकी चेंज कर देता हूं तो फोर्स भी उसके ऊपर चेंज हो जाता है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम लोग बोले कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लोग बताते हैं कि बताओ कि वो जिस जगह पे ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे कितनी निकल रही है, कितनी जाके इससे टकरा रही है, ये जो उसको अपने साथ लेके जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स F इक्वल्स टू हम लोग नाम देते हैं F इक्वल्स टू Q नॉट E, मतलब कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे F इक्वल्स टू Q नॉट E एक्सपीरियंस करेगा। अब यहां पे क्या चीज है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, Q नॉट का मतलब हो गया मेरा टेस्ट चार्ज, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टेस्ट चार्ज और इसे हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा देखें बाकी चीजों को जरा कैलकुलेट करके देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे डिफाइन करने के लिए कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, तो मुझे ये तो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मेरे को अगर इसको फोर्स की फॉर्म में डिफाइन करना है तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, F अपॉन Q नॉट मैंने लिख दिया और ये E लिख दिया। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब अगर मैं Q नॉट की वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूं 1 बोल रहा हूं तो E और F दोनों क्या हो जाते हैं उस केस में इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज, अगेन इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एट सम लोकेशन in an electric field. When a test charge, force experienced by a unit test charge when placed at some location in an electric field is known as intensity of electric field. अब इससे रिलेटेड हम लोग कई और बहुत सारी चीजें इसमें बता सकते हैं, जैसे हमने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अगर निकालना है इसका डायमेंशन, या पहले हम लोग निकालते हैं इसकी यूनिट, तो यूनिट निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं यूनिट, कि फोर्स की यूनिट मुझे मालूम है कितनी होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कॉलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम ऐसे ही हम लोग बताएं कि डायमेंशन क्या होंगे, तो हम लोग डायमेंशन भी बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे डायमेंशन, हम लोग बोलेंगे डायमेंशन क्या होंगे, तो सेम फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब mLT - 2, और चार्ज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज का कैसे निकालते हैं, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज को निकालने के लिए मुझे चार्ज को मैं कैसे बता सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं क्या होता है Q/T, तो I इंटू T अगर मैं कर दूं तो मैं चार्ज का डायमेंशन बता सकता हूं। I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, और टाइम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AT, तो यहां पे हमने Q की जगह पे क्या लिख दिया AT, इसको हम सॉल्व कर लें, ये इसके डायमेंशन होंगे। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग एक थोड़ी सी स्टोरी की तरह इसको समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेरा टेस्ट चार्ज सपोज Q नॉट यहां पे रखा हुआ है, अगर मेरा टेस्ट चार्ज Q नॉट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे मैं एक सोर्स चार्ज को लेके आ रहा हूं। अब यहां पे फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। सोर्स चार्ज का मतलब एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, जबकि टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है। तो मैंने देखा कि एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ था, तो कहीं दूर से चलता हुआ एक सोर्स चार्ज आया, उसने इस टेस्ट चार्ज को देखने लग गया।
जिस समय ये इसने देखा कि मेरे और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है, तो क्या होगा, तो इसको याद आया कि मैंने थोड़े दिन पहले एक चीज सुनी थी, कॉलम्स फोर्स। तो ये देखेगा कि कितना फोर्स, अब बात करें कौन किसकी तरफ फोर्स किस पे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग देखें कि ये है सोर्स चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो चलने वाली ज्यादा ऑब्वियसली सोर्स चार्ज की है। अब वो पॉजिटिव, दोनों चार्जेस को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो रिपल्जन फोर्स होगा। तो देखें, तो कॉलम फोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट U नॉट Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r²। दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा कॉलम फोर्स में। अब इससे पहले मैंने जो चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों कर रहा है, तो वो इसका मतलब तभी कर रहा होगा तो कुछ इमेजिनरी लाइंस होंगी। वो इमेजिनरी लाइंस कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में अगर मैं देखूं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, तो मैंने इस फोर्स को रिप्लेस कर दिया किससे, Q नॉट E से। देख सकते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट Q अपॉन r²। Q नॉट से Q नॉट मैंने कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, सोर्स चार्ज की वजह से। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बताई वो उस समय कौन था, सिर्फ टेस्ट चार्ज प्रेजेंट था, तो उसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करी होंगी, तो हमने उसको इस तरह से बताया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी। यहां पे उसी इंटेंसिटी को मैंने सोर्स चार्ज की फॉर्म में बताया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा है, कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, वो कितना है, इक्वल्स टू, हम लोग उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि सारी वो सिचुएशन लेते हैं जो पॉसिबल सिचुएशन है किसी भी चार्ज के लिए। आपने कभी चार्ज को देखा नहीं है प्रैक्टिकली, पर कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब हमारे इमेजिन करनी पड़ती है, उस सिचुएशन में आना पड़ता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन होगी, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमने बोला कि चार्ज एक पॉइंट चार्ज नहीं है, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हम लोग इसको अब बार बार इसको यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट हम लोग बोल रहे हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, हम लोग अब अलग अलग सिचुएशन ले सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज ही नहीं हो, वो हो सकता है कि चार्ज ऐसा हो कि कोई लेंथ के ऊपर हो, मतलब कोई वायर दिया हुआ है और उस पूरे वायर के ऊपर हमने बोला कि वो चार्ज रखा हुआ है। अब वो वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, सपोज हम एक्सट्रीम सिचुएशन ले लेते हैं कि वो वायर की लेंथ हो सकता है कि इनफाइनाइट हो, वो वायर की लेंथ हो सकता है कि इतनी ज्यादा हो कि उसको काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस r², ऐसा कुछ। ठीक है, ये हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इतने सारे चार्जेस की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे। तो हम लोग देखते हैं, सपोज मैंने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट P है और मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे निकालूं इस सारे चार्जेस की वजह से, तो क्या करना पड़ेगा, तो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक मैथमेटिकल टूल यूज किया। वो मैथमेटिकल टूल क्या कहता है कि अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, तो वो छोटा सा पार्ट, ये टोटल सपोज जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, L लेंथ है। मैंने एक छोटा सा लेंथ ले ली और वो छोटी सी लेंथ को मैंने बोल दिया कि वो कितनी है, सपोज DL लेंथ है। तो इस छोटी सी लेंथ पे ये यहां पर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि मैंने लेंथ मेरी कन्वीनियंस के लिए ली है, मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ली है कि
कितने पे मैं वो चार्ज को कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितनी लेंथ तक। तो इस डीएल लेंथ पे सपोज जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज रखा हुआ है सपोज डीक्यू रखा हुआ है। तो मैंने अब इस पॉइंट से, तो मैंने इतने से कोई कंसीडर किया, पूरे को नहीं लिया। तो मैंने इस पॉइंट से मैंने देखा कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज डिस्टेंस कितना है, आर है। क्योंकि मुझे क्या चीज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चीज चाहिए, चार्ज चाहिए। अब इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि सपोज dq चार्ज कितनी लेंथ पे है, dl लेंथ पे है। इसे हमने बोला कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हमने बोला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कह रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम लोग कह रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने एक सिंबल से डिनोट कर दिया, और वो सिंबल है लैम्डा ले लेता हूं मैं, और इसको मैं लिख देता हूं dq अपॉन dl। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl, तो इसका मतलब dq कितना हुआ, चार्ज, कितना सा चार्ज, वो चार्ज कितना हुआ, dq इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इनटू dl, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl। अब लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl, dq चार्ज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी आएगी, मतलब मैं इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, ये फॉर्मूला तो मेरे को याद रखना है कि क्या है, इसको इसी फॉर्म में लिखा मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी नहीं होगी, dE, क्यों, मैं सिर्फ किसके लिए निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, dq चार्ज के लिए। तो dE इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और dq की जगह पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, dq, और जो डिस्टेंस है इस dq का कितना है, r, वहां पे मैंने लिख दिया r स्क्वायर। इसी चीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, d इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, dq की जगह पे लिख दिया मैंने लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे एक बात मालूम है कि हम लोग जो टूल यूज कर रहे हैं स्मॉल लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं। अब कंप्लीट लेंथ के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको क्या कर दूं, अब इंटीग्रेट कर दूं, जो भी गिवन लेंथ मुझे दे रखी है। तो आसान है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, d इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या चीज है, लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है। कई बच्चे सोचेंगे लैम्डा कांस्टेंट टर्म कैसे होगी, ये तो आपने इतने से के लिए लिया, इतनी सी लेंथ के लिए। अगर मैं लेंथ को बढ़ाता जा रहा हूं, अगर मैं लेंथ को बढ़ाता जा रहा हूं तो उसके साथ चार्ज भी तो बढ़ रहे हैं उसी रेट पे, तो चार्ज भी बढ़ रहे हैं उसी रेट पे, लेंथ भी बढ़ रही है, तो दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो ये हमेशा लैम्डा की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या चीज है, कांस्टेंट, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन का साइन किसके साथ लगा दूंगा मैं, dl अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि r जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा r की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी, इसलिए मैंने इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया कि मैं लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा l लिख दिया और मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होके सेम बार बार हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे। लीनियर चार्ज की जगह मैं बोल रहा हूं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सिंपल सी बात है, इस बार हमने पहले बोला था कि लेंथ के ऊपर है, इस बार हमने बोला कि वो किसके ऊपर है, एरिया के ऊपर है। तो हमने मान लिया कि सपोज कोई शीट है, उस शीट के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स एरिया। अब मेरे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे, और मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लिया कि सपोज वो एक छोटा सा पॉइंट मैं लेता हूं, पूरी शीट को नहीं ले सकता, इस पूरी शीट का जो एरिया है वो मान लेता हूं मैं, सपोज एरिया है A, जिसको मैंने सेलेक्ट किया वहां पे मैंने देखा कि वो उसका एरिया कितना है ds, और जितना चार्ज उसके ऊपर रखा हुआ है तो कितना बोल दिया मैंने इस बार, dq। सिंपल, वापस से, तो इस बार एरिया के ऊपर हम लोग चार्ज देख रहे हैं, यहां पे हमने देखा था लेंथ के ऊपर, तो इस बार जो चेंज होने वाला है वो क्या चीज चेंज होने वाला है, dl की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ds। तो मैंने यहां पे लिखा कि नेक्स्ट सिंबल में मैंने लिख दिया सपोज सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू
इसे हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा का मतलब क्या हुआ, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, हम लोग लिखेंगे dq अपॉन ds, इसे हम लोग बोल रहे हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे लिख सकते हैं, dq की जगह पे अगर मुझे लिखना हो तो dq इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, सिग्मा ds यूज कर सकता हूं मैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इतने से के लिए क्या किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला मैंने लिखा dE, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यों है, क्योंकि मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है कितना, dq। तो वापस dE इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहां पे क्या लिख दूं आगे dq की जगह, चलो पहले dq लिख देते हैं, dq अपॉन डिस्टेंस कितना माना हमने, r स्क्वायर। dq को किससे रिप्लेस कर दें, dE इक्वल्स टू, हमने dq लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, dq की जगह पे हमने लिख रहे हैं सिग्मा ds अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट, कांस्टेंट टर्म्स को मैंने बाहर लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सिग्मा भी कांस्टेंट, और इसको फिर इंटीग्रेट कर रहा हूं ds अपॉन r स्क्वायर अलोंग एरिया वाइज। तो अगर हम एरिया वाइज इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज लेंथ पे है, चार्ज एरिया पे है, तो तीसरा क्या हो सकता है, चार्ज वॉल्यूम पे है। तो हमने बोला चार्ज वॉल्यूम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हम बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल उसको भी लिख देते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज इस बार किसी वॉल्यूम में, सपोज एक वाटरमेलन की तरह, कि चार्ज पूरी तरह से उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और मैंने किसी एक छोटे से चार्ज को पकड़ा और किसी गिवन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, जिसका डिस्टेंस कितना था r। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, dE इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, dq, कितने वॉल्यूम पे है, dV पे। इस बार dl नहीं लिखा, dA नहीं लिखा, ds के लिखा, और इसके लिए लिखा है dV, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, और dq की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा मैं dq अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। जरा कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट टर्म किसके लिए ले रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूं, सपोज मैंने डिनोट कर दिया उसको रो से। अगर रो से डिनोट किया होगा तो क्या आएगा कि इस बार dq अपॉन क्या बोल दूं, dv, और रो dv इज इक्वल्स टू क्या बोल दूं, dq, और dq को किससे रिप्लेस कर दूं, इससे। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं dE, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, dq को किससे रिप्लेस कर दूं, रो dV, रो कांस्टेंट है, dV चेंज होगा, अपॉन डिस्टेंस बदलेगा, और इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, जो वॉल्यूम मुझे गिवन होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।